बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक्सप्रेसो के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं इमरान हसन। उम्मीद है आपका दिन अच्छे से शुरू हुआ है। अगर तो हुआ है तो बहुत ही ज़बरदस्त, अगर नहीं हुआ तो हम उसका एक पार्ट बनने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके इस दिन को अच्छा शुरू करने में थोड़ी सी आपकी हेल्प कर सकें। आपकी आंखें खोलने में तो आपकी मदद नहीं कर सकते, ना आपको बिस्तर से उठने में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि एक पॉजिटिविटी आप तक पहुँचाएँ और ये पहुँचाएँ कि आप एक अच्छे दिन का आगाज़ कर सकें। वो कैसे हो सकता है भाई? विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आई मीन थिंकिंग अबाउट थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे। जो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें होने जा रही हैं, अक्सर होता ही है कि बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स हमारे आसपास घिर जाती हैं, लेकिन मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, एक बुजुर्ग का कौल है कि मायूस तो वो हो जिसका खुदा नहीं है। अगर आप बिलीव करते हैं अपने आप के ऊपर, अपने रब के ज़ात के ऊपर, तो डेफिनेटली फिर आपकी कोशिशें कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड देती हैं, जल्दी या बदेर। और अगर आपको कुछ जल्दी नहीं मिल रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नाकाम हो रहे हैं। हो सकता है उससे कुछ बेहतर आपका मुंतज़िर हो। सो स्टार्ट योर डे विद अ पॉजिटिव थॉट। ये मैं कहना चाह रहा था, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कल भी हमने आपको बताया था, प्रेडिक्शन थी, एक मगरबी हवाओं का नया सिलसिला जो दाखिल होना था, दाखिल हो चुका है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। पाकिस्तान के ईरान और अफगानिस्तान से मुल्का जो सरहदी इलाके हैं, यहाँ पे बादल बरसे हैं, खुलकर बरसे हैं, गरजे भी हैं कुछ जगहों पे। और महकमा मौसमियात ये कहता है कि यहाँ पे जो मगरबी हवाओं का नया सिस्टम है उसके ज़ेर असर इस वक्त तफ्तान है, नोकुंडी है, दालबंदीन है, मुख्तलिफ इलाके यहाँ पे तूफ़ानी बारिशें जारी हैं, नदी नालों में तुग़यानी है। और ये सिलसिला जुमेरात तक मुल्क के दीगर इलाकों में, जिसमें पाकिस्तान का जो अपर एरिया है, जो बालाई इलाके हैं, वहाँ तक ये फैल जाएगा। और 21 अप्रैल के अंदर तक जो है ना वो KPK वगैरह और दीगर जगहों पर भी बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। लेकिन जो हमारे पास हेडलाइन है ना, या जो हाईलाइट है, वो पाकिस्तान की बारिशें फिल वक्त नहीं है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। वो है दुबई, अबू धाबी, शारजा की बारिशें, जिन्होंने तबाही मचा दी है। तबाही इन अ सेंस के ऐसे लगता है कि पूरा अमारात इस वक्त पानी में डूबा नजर आता है। जैसे इन 3 इलाकों की मेनली मैंने बात की, तूफानी बारिशें हुई हैं, यालाबारी हुई है, वसी इलाका है जिसपे सड़कें पानी में डूबती नजर आती हैं। दुबई के अंदर जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर 17 परवाजें वहाँ पे मुतासिर हुई हैं। तकरीबन 25 मिनट तक फ्लाइट ऑपरेशन को मुनक़ता करना पड़ा। इसके अलावा दुबई जो कि अपने बाजारों की वजह से, अपने शॉपिंग मॉल्स और मेट्रो स्टेशन की वजह से मशहूर है, यहाँ पे पानी दाखिल हो गया इनके अंदर। और शारजा की कई सड़कें तो ऐसे लगता है, ये मनाजिर आप देख भी रहे हैं, जैसे नहर बन गई, नहर की तरह डूब गई। नहर का सा समा हमें नजर आ रहा था वहाँ पे। और शेख ज़ायद रोड जो कि बहुत बिजी सड़क है, अगर आप दुबई गए हों तो जनाब कई घंटे यहाँ पे शदीद ट्रैफिक जैम रहा। और जो दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसने अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र ना करने के हवाले से मुतनब्बे किया है कि आप वो ना करें और मुतबादिल रूट्स इस्तेमाल करें अगर आपका ज़रूरी सफ़र भी है, चूँकि जगह जगह पानी खड़ा है। तो इस वक्त देखना ही है। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि पानी UAE में भी खड़ा होता है, तुग़यानी वहाँ पे भी आती है, लेकिन क्या उस पानी के खुश्क होने का इंतज़ार धूप के तवस्सुत से किया जाता है, यानी कि धूप आएगी तो उस पानी को खुश्क करेगी पाकिस्तान की तरह, या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए चीज़ों को काबिल अमल बनाया जाता है? वैसे अगर मैं तालीमी इदारों की यहाँ बात करूँ तो वहाँ पर तातील दे दी गई है और ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत की गई है और वर्क फ्राम होम भी करने को कहा गया है। तो सूरत हाल कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन अल्लाह करे खैर की बारिशों। वैसे आज भी ये बारिश का जारी रहेगा UAE दुबई में, ये भी आपको बता दें। तो आपको इत्तला देते रहेंगे क्या सूरत हाल है जी। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासत के अंदर तुग़यानी भी रहती है, तूफ़ान भी रहता है, और कभी कभी मौसम अबरालूद होता है, कभी अच्छी धूप भी निकलती है। आज क्या सूरत हाल है, हमने तबसरा लेना है और आपको खबर भी बतानी है, बड़ी खबर के अंदर। अच्छा जी, तो हम बड़ी खबर के अंदर बड़ी बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। आज भी हम थोड़ा सा मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं। 2 दिन पहले हमने आपको ग्रैंड अलायंस का जिक्र किया था, आने के बाद वापस हमने आपको बताया था कि ईद गुजरी है, लेकिन हुकूमत की शायद ईद नहीं है, हुकूमत के लिए कुछ मुश्किल सूरत हाल है। एक ग्रैंड अलायंस की सूरत में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का आगाज़ हुआ, जिसका पहला जलसा पशीन में हो चुका है। मुल्क भर में जलसों का शेड्यूल भी सामने आया है। हुकूमत को घर भेजने समेत कई बड़े बड़े दावे हैं जो इस वक्त किए जा रहे हैं। और ये जो तहफ़्फ़ुज़ आइन एक मूवमेंट है, इसके अंदर बड़े घाघ सियासतदान, मैंने परसों भी इसका जब हम जिक्र कर रहे थे तो आपसे बात की थी। अब कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। और इधर जब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के हवाले से, तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान में जो कुर्बतें हैं ना वो बढ़ने की खबरें आ रही हैं। और ये बड़ी दिलचस्प खबरें, आई मीन चश्मे फलक ये नज़ारा भी देख रही है कि मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ करीब आ रहे हैं। दिस इज़ व्हाट पॉलिटिक्स डू, सियासत ये करवाती है आपसे। असद कैसर साहब के दरमियान और मौलाना के दरमियान एक टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। क्या
क्या तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान को अपने कंटेनर पर सवार कर पाएगी या नहीं? दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, $1 मिलियन क्वेश्चन। और अगर मौलाना आ जाते हैं तो इस तहरीक को कितनी तक़वियत मिलेगी? फिर दूसरी जानिब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने दावा किया है कि बानी PTI जल्द बाहर होंगे। वो क्रिकेटिंग टर्म के अंदर होता है बाउंड्री से बाहर, मैच से बाहर या फिर जेल से बाहर सियासी तौर पर बोलते हुए। सो देखना ये होगा। और उन्होंने कहा जी कल इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं, वो होंगे, ये भी गंडापुर साहब ने कहा, जो कि इस वक्त आईनी ओहदे के ऊपर मौजूद हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे कि मामला किस जानिब जा रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल हुकूमत के अंदर जरदारी साहब मौजूद हैं, सदर पाकिस्तान है, एक ताकतवर कंपैरेटिवली इलामती ओहदा है लेकिन ताकतवर, बहरहाल इन द सेंस के वो सुप्रीम कमांडर हैं पाक फौज के, फोर्सेस के, और मुल्क की सबसे बड़ी आईनी शख्सियत हैं, इस वक्त आईनी ओहदे के ऊपर है और सियासी तौर पर भी उनका कद बहुत बड़ा है, बड़े घाघ सियासतदान है। सो क्या होता है? शौकत पराजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, उनसे जरा इस पर तजिया ले लेते हैं। शौकत पराजा साहब, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताइए इस्लामाबाद में दिन कैसा निकला है, कैसी सुबह आपकी? गुड मॉर्निंग जी, बड़ी मेहरबानी। इस्लामाबाद में तो आज खैर धूप है और बड़ी अच्छी है, साफ सुथरी धूप है। लेकिन जो मौसमियात ने बात की थी कि एक और स्पेल आ रहा है, तो वो मुनीर नियादी ने कहा था ना कि एक पहाड़ से अगला फिर पहाड़ मुझे नजर आया। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वही चीज है कि हम मुश्किलात से आगे मुश्किलात की तरफ जा रहे हैं। मसलन पहले बड़ी मुश्किल से इलेक्शन हुए, 90 डेज का जो इलेक्शन का कदगन है उसके अंदर तो नहीं हुए थे, लेकिन खुदा खुदा करके इलेक्शन हुए। उसके बाद कहा गया कि जी वसी पैमाने पे धांधली हुई है जी, वो 45 और 47 से हम अभी तक नहीं निकले। खैर 47 तो हमारे लिए वैसे तो एक मुबारक साल था कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन 47 फार्म की बात कर रहा हूँ, आज तक उसका झगड़ा है। और जो तहरीक की आपने बात की और मौलाना फजल रहमान वाला जिक्र मेरे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप तो ट्रेनर पे उनको अभी चढ़ने की बात कर रहे थे, मैं तो ये सोचता हूँ कि किसी दिन वो अडयाला मिलने के लिए ही ना चले जाएं खान साहब। ओहो, हो भी सकता है। ये हाँ मैं I'm सीरियस, क्योंकि असद कैसर साहब जो कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा, आप तो इस बात पे चंबे के शिकार है ना कि मौलाना कहीं मिलने ना चले जाएं। मेरी हैरानी का आलम यह है कि कहीं खान साहब मिल ही ना लें आगे से। ये दुनिया का सबसे बड़ा विजुअल होगा, हमारी सियासी तारीख का सबसे। ये वो जो 2005-6 में बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा और मियां नवाज शरीफ के दरमियान जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मीटिंग लंदन में हुई और वो बैठे हुए साइन कर रहे थे, वो भी बहुत सारे लोगों के लिए एक अचंभे की बात थी। लेकिन उस वक्त वो बाहर थे मुल्क से और यहाँ पर जनरल परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, लेकिन यहाँ तो दोनों इन तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है। अच्छा, ये मैं कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि अगर ये मामला कुछ 6 माह के बाद होता तो फिर शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। जब ये हुकूमत बनी तो बहुत सारे तज्जियाकार ये कह रहे थे और अब भी कहते हैं कि हुकूमत कायम रहने के लिए बनी है, हुकूमत ने चलना है, इसीलिए इस हुकूमत का स्ट्रक्चर ऐसा सामने आया है। जो क्राफ्ट करने वाले हैं उन्होंने क्राफ्ट ऐसे किया इस हुकूमत को। लेकिन 1-1.5 महीने के बाद ही ये सूरत हाल पैदा हो जाना कुछ ज्यादा हैरान कुन नहीं है आपके लिए, जब शहबाज हुकूमत को इतना मौका ही नहीं मिला अपने फैसले करने के लिए, और वैसे भी एक लिमिटेड शेयर है इस गवर्नमेंट के अंदर, एक लिमिटेड डोमेन है जिसके अंदर शहबाज साहब इकरार भी करते हैं कि वो काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं, तो उसके बावजूद ये आपको हैरान कुन नहीं लगता एकदम से अलायंस बन जाना, एहतजाज शुरू हो जाना? जो अलायंस बना है या एहतजाज शुरू हुआ है, पेशीन का जलसा हुआ जी, जलते करना हक होता है। अभी बाई इलेक्शन आ रहे हैं, जो छोड़ी हुई सीटें हैं प्रोविंशियल असेंबली की और कौमी असेंबली की, वहाँ बाई इलेक्शन होने हैं, वहाँ जलसे होने हैं। अगर तो ये बात सिर्फ जलसों तक रहती है, मैस मोबिलाइजेशन यानी आवाम तक अपना पैगाम पहुंचाना है, यहाँ तक तो दुरुस्त है। लेकिन अगर फिर धरना होता है, घेराव होता है, अड्डा प्लॉट वाला जो धरना शुरू हुआ, जलसा शुरू हुआ, उसके बाद धरना आ गया, तो वो सूरत हाल मैं समझता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स वो सूरत हाल खासी खराब होगी मुल्क के लिए। एक तरफ तो एफर्ट्स हैं, जैसे कल सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई, एक्सेप्शनल मीटिंग हुई, और जिन जज्बात का इजहार सऊदी वजीर खारजा हिज हाईनेस प्रिंस फैसल बिन फरहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, क्योंकि मैं वहां मौजूद था, तो वो तो बहुत ही हौसला अफजा बातें थी। ऑन द पैरेलल अगर यहाँ स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर अब बाहर वाले छोड़ें, अपने सरमायाकार भी 1 रुपया भी नहीं लगाएंगे। तो
टू पैरेलल ट्रैक्स पे हम चल रहे हैं। एक तो ये है कि जो कोशिशें मियां शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की हैं कि मुल्क में इकोनॉमिक रिवाइवल की जाए और उसके लिए वो किया जाए इन इन्वेस्टर्स को, या जो भी दूसरे चाइना है जैसे। दूसरा ट्रैक है कि तहरीक चलाएं वो और वही पुराने पैटर्न पे रहें। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहीं अपने बयानात में ये तासुर देती नजर आती है कि जैसे उनके जहां मामलात खराब थे वहां पे ठीक हो रहे हैं। जैसे कि मैंने गंडापुर साहब का बयान कोट किया, सीएम केपी हैं, उन्होंने कहा कि कुछ अरसे बाद उनके जो लीडर हैं वो बाहर आ जाएंगे और वजीर आजम होंगे। तो ये तासुर, एक जानिब हम तासुर को देख रहे हैं, दूसरी जानिब हम जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्मी चीफ की कोशिशें हैं और फिर उसके तनाजुर में फिर ये हम जो मुख्तलिफ अहम दौरे देख रहे हैं, इसके लिए तो आपने खुद भी इशारा किया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है। तो फिर दोनों में से हम किसकी माने, कौन सा ठीक समझें? हम एहतजाज को ठीक समझें कि ये सही समत है, या फिर हम जो ये दौरे हैं और ये जो तरक्की की बातें हैं ये सही समत है? कल SIFC के साथ भी सऊदी डेलीगेशन की मुलाकात हुई और फिर सऊदी वजीर खारजा ने बड़ी अच्छी बातें की कि हम बड़े खुश हुए हैं। ये उनके वर्ड से, हमें बड़ा इत्मीनान है, ये उनके वर्ड से। उन्होंने कहा कि ये नई अप्रोच हमें बहुत अच्छी लगी है, ये उनके वर्ड्स हैं। अब दूसरी बात जो रिहाई की बातें हैं ना कि कोई डील या नहीं, बैरिस्टर गौहर खान कल मिल के आए थे खान साहब से और उन्होंने कहा था कि कोई डील नहीं है उनकी रिहाई। अगर तो जो 3 केसेस जिनमें सजा हुई है उनको देखें तो जब ये सजा हुई थी मैं खुद भी कह रहा था कि ये ऐसी सजा है जो किसी वक्त भी सेट असाइड हो सकती है। उसमें लेक्टुनास जो है इतने छोड़े हुए हैं उस जुडिशल प्रोसेस में, जिसकी वजह से ये अपेरेंटली उस वक्त भी नजर आ रहा था। लेकिन इमरान साहब मत भूलिए कि 9 मई वाले केसेस जो हैं वो अभी पेंडिंग है। यानी कल गंडापुर साहब को 12 मुकदमात में तो वो मिल गई जमानत उनको, लेकिन वो थे कि कोई कहीं लेकिन कतई कलामी की माजरत, 9 मई केसेस में बहुत से लोगों पे रहम भी हुआ है, माफी भी मिली है ईद के ऊपर। नहीं, वो बिल्कुल मैं क्लियर करता चलूं, ईद से पहले कोई 8 लोग रिहा हुए थे और उनके बारे में बाकायदा बताया गया था कि एक ड्यू प्रोसेस जो जुडिशल चला, मैं मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, वहां से उनको बेगुनाह करार दिया गया। तो वो प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, उसका सिर्फ एक चीज है जो अदालत ने कहा था कि आप फैसले करें, सॉरी आप अपना प्रोसेस पूरा करें लेकिन वर्डिक्ट अनाउंस ना करें। सो जब सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे निकलेगा तो उसके बाद फिर वो फैसले आएंगे। सिर्फ उन लोगों को जो छोड़ा गया कि जिनके खिलाफ कुछ नहीं मिला, अभी हम ये समझे कि वो तलवार जो आप कह रहे हैं वो लटक रही है, वो अभी सेट असाइड नहीं हुई है। गॉट इट। अच्छा, बड़ा अहम नुक्ता है, चौथी मरतबा वजीर आजम बनने आए थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो रोटियों की कीमत चेक कर रहे हैं तंदूरों के ऊपर, पंजाब तक महदूद होकर रह गए हैं। अपनी साहबजादी के साथ जाते हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं, ऐसा लगता है कि वो पंजाब की पॉलिटिक्स तक खुद को महदूद करना चाहते हैं। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे एक्सप्रेस में रमीज खान की खबर छपी है जिसमें उन्होंने लीगी रहनुमाओं के रेफरेंस से ये लिखा है कि नवाज शरीफ कागजी फतह की जगह अवामी हिमायत से पार्टी का उरूज चाहते हैं। कुछ लीगी रहनुमा ये कहते नजर आते हैं। तो आप नवाज शरीफ साहब की इस सारे मौके पर प्रेजेंस कैसे देखते हैं? क्या हमारे लिए है इसके अंदर? तो महदूद करने वाली आप बात कर रहे हैं ना, मेरे दोस्तों से थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। यानी अगर मियां नवाज शरीफ के नाम से आप ब्रॉडर थोड़ा PMLN पे चले जाएं, देखिए फेडरल गवर्नमेंट है उनकी और कोई अलायंस की बैसाखियों पे नहीं खड़ी, प्योरली नून लीग की हुकूमत है। पंजाब में 2/3 मेजोरिटी के साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा हुकूमत कर रही है और फिर बलूचिस्तान में उनकी इत्तेहादी हुकूमत है। किसी जमाने में सरदार मेहताब अब्बासी साहब की हुकूमत थी KP में, अदरवाइज तो नून लीग सिर्फ पंजाब और वफाक में रही है। तो ये अब बलूचिस्तान तक पहुंची है। अब मियां नवाज शरीफ वाली बात, तो रोटियों का अगर उनको ताना दिया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि बुनियादी चीज ही यही है। पंजाब के अवाम ने अभी जो बहुत ज्यादा मैंडेट नहीं दिया, स्प्लिट मैंडेट आया, उसकी बुनियादी वजह भी यही थी कि जो 16 की तादी हुकूमत में महंगाई हुई, जो 3.5 साल की PTI की बैड गवर्नेंस का जो टोकरा था वो नून लीग ने अपने कंधे पे रखा और उसको ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मेरा कहने का असल में मतलब ये है कि अगर मरियम साहिबा खुद भी जाती
उनकी अपनी प्रेजेंस भी एक तंदूर पे या रोटियों की कीमत के लिए काफ़ी थी, बतौर चीफ मिनिस्टर या बतौर पॉलिटिकल लीडर भी बहुत थी, लेकिन साथ नवाज शरीफ साहब का जाना, इसको कैसे लें हम, क्या समझें इसको? हम इस तरह से समझें कि जो नून लीग है पॉलिटिकल एसेट तो वो मियां नवाज शरीफ का है, वो शहबाज शरीफ की पार्टी नहीं है, वो मरियम नवाज की पार्टी नहीं है, वो किसी और की पार्टी नहीं है। अगर नून लीग का पिरामिड बन के आप देखें तो ऑन द टॉप इज मियां नवाज शरीफ। तो मियां नवाज शरीफ जब बेस पे जाकर पल्स पे चेक करेंगे तो मेरा ख्याल है ये उनकी स्ट्रेटजी लग रही है। आपने दुरुस्त कहा कि पार्टी को एक बार फिर उसी पुरानी पार्टी की रिवाइवल के लिए अब वो कहते हैं ना डोर टू डोर, अब वो डोर टू डोर जाने की ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर इसी तरह बाहर निकलेंगे, अब पुराने साथियों को मनाएंगे, वो हर तहसील हर डिस्ट्रिक्ट का दौरा करें तो वो बेहतर नताइज ले सकते हैं, बड़ी अच्छी नताइज। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, चूंकि आपने कहा कि अब कल मौजूद भी थे, जो एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और फिर जो इस वक्त SIFC के हवाले से या शहजादा फैसल जो पाकिस्तान में हैं उनकी मुख्तलिफ मुलाकातों के तनाजुर में हो रहा है। एक तो थोड़ा सा हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए, बॉडी लैंग्वेज कैसा आपने देखा और आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? आपके ख्याल में क्या वाकई हम फाइनेंशियली कुछ ऐसे गेन्स कर पाएंगे इस विजिट से जो कि आने वाले वक्त में हमें हेल्प करें? देन प्रिंस मोहम्मद ने भी यहाँ पे आना है, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने खुद कहा कि उनकी 35 साल पॉलिटिकल लाइफ में कभी नहीं देखा कि इतना बड़ा डेलीगेशन सऊदी अरब से आया हो। तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि उनके वजीर खारजा, उनके वजीर खुराक, उनके जो नायब वजीर दूसरे मिनरल डेवलपमेंट के थे, उनकी एक स्पेशल कमेटी है, ये सारे लोग इकट्ठे पाकिस्तान आए। और एट द सेम टाइम जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसी वक्त जो है उनके असिस्टेंट डिफेंस मिनिस्टर भी पाकिस्तान आ गए। तो इट मीन्स के एक मैसेज सऊदी अरब की तरफ से आया और बहुत बड़ा है। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ गए थे सऊदी अरेबिया ईद से पहले, वही मेरे ज़राए के मुताबिक उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को कि आप डेलीगेशन भेजें। तो आप मत भूलिए कि पहला मंडे था ईद के बाद, पहला वर्किंग डे था जब ये सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आ गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे दूसरी बात जो इन्वेस्टमेंट वाली है, SIFC ने कल एक ब्रॉड प्रेजेंटेशन दी उनको कि पाकिस्तान में क्या पोटेंशियल है। वन विंडो पहले जो प्रॉब्लम थी रेड टेपिज्म की, कल SIFC बनाने का मकसद ही वन विंडो फैसिलिटेशन थी। जो बातें की हिज हाइनेस प्रिंस फैसल बिन फरहान साहब ने, वजीर खारजा ने, मुझे तो बहुत इंकरेजमेंट हुई। मैं बड़ा कीनली उनकी बातें दो हवालों से सुन रहा था। एक तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन, और गजा के बारे में जो उन्होंने कल बातें की, जिस तरह मगरबी मुल्कों या मगरबी ताकतों को उन्होंने एक्सपोज किया, जिस तरह उनको हिपोक्रेसी रादर उनकी सामने लाए और कहने लगे कि 33-37 हजार फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन 6 वेस्टर्न एड वर्कर्स जब मारे गए तो फिर दुनिया जो है ना अब जागी हुई है। तो मेरे लिए उनकी ये बातें भी बहुत हौसला अफजा। बिल्कुल ठीक। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शौकत पराचा साहब, सीनियर सहाफ़ी, आप अपना तजिया हमारे सामने रख रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खास तौर पे हमें बता रहे थे जहाँ पे ये मौजूद भी थे। एंड ही सेड के ही सीज इट क्वाइट पॉजिटिव, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात को लेकर एक अच्छे दौर का आगाज़ है। आगाज़ क्या है, एक बहुत पुराना रिश्ता है, उसको रीवैम्प करना है, उसको मज़ीद बेहतर करना है। एंड सऊदी ऑलवेज सपोर्ट्स पाकिस्तान, हमेशा पाकिस्तान को बैक करता है, खड़ा होता है पाकिस्तान के साथ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि SIFC की मौजूदगी में एक बेहतर फ्रेमवर्क बने और पाकिस्तान की मईशत को इसका फायदा हो। बात करते रहेंगे इस पर। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में बहुत कुछ है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। यूजुअली पाकिस्तान के अंदर डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का उतना ट्रेंड नहीं है जितना वर्ल्ड वाइड है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ जो फिल्म मेकर्स हैं या डॉक्यूमेंट्री मेकर्स हैं वो बड़ा ही क्वालिटी काम कर रहे हैं इसलिए। और फिर पाकिस्तान शायद खित्ते का वो हिस्सा है जहाँ पे ऐसे मौज़ूआत भी पाए जाते हैं कि अगर आप उसे राइट वे के अंदर दुनिया को दिखाएं तो दुनिया की बड़ी दिलचस्पी हो जाती है। आज ऐसी एक फिल्म साज से आपकी हमने मुलाकात करवानी है जिन्होंने दुनिया में अपना नाम बनवाया है और अपने काम के ज़रिए बड़ा ही अप्रिशिएट किया जा रहा है। एक दस्तावेजी फिल्म, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई समटाइम्स इवन द शो ड्राउन्स के नाम से। इसको खटमंडू नेपाल में होने वाला जो 5वां फिल्म फेस्टिवल है, यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेशल मेंशन अवार्ड
इस फिल्म को मिला है। इसमें मायरा उमर साहिबा, जिन्होंने मुख्तलिफ माहौलियाती आलूदगी के हवाले से जो मसाइल हैं उनको उजागर किया है और ख़ास तौर पर जो समंदरी हयात को लायक खतरात हैं इनके ऊपर उन्होंने बड़ा काम किया। इससे कबल भी जो परवीन रहमान साहिबा हैं उनकी ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना चुकी हैं और इस पर भी इनको अवार्ड मिला था। इट मीन्स कि वो इस काम में मलका रखती हैं कि अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं। सो इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर दुनिया को क्या अट्रैक्टिव और इन्होंने ये बनाने का क्यों सोचा, और एंड डेफिनेटली एक ऐसी पाकिस्तानी है जिन्होंने हमारा नाम बुलंद किया, तो हमने ज़रूरी समझा कि हम उनको ट्रिब्यूट दें। मायरा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मायरा, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस और आपको बहुत मुबारकबाद। आपने बहुत कमाल काम किया। आई बिलीव एक तो मौजू ऐसा है जिस पे मुझे लगता है कि पाकिस्तान समेत दुनिया को सबसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, माहौलियाती तब्दीली के हवाले से और इसके इम्पैक्ट्स के हवाले से। और दूसरी जाने फिर आपका काम इतना अच्छा था कि दुनिया ने उसको सराहा। फीलिंग क्या है इस अवार्ड के बाद, सबसे पहले हमें ये बताइए। जी, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पिछले दिनों जो नेपाल में कल्चरल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, तो वो तो उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने इस फिल्म को रिकॉग्नाइज किया। ये मेरी फिल्म है जिसका नाम है कभी ऐसा भी होता है कि किनारे डूब जाते हैं। ये उन साहिली मखलूक के बारे में है जिसपे हम लोग कोई भी इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते। जैसे कि आपने कहा कि इनकी कहानियां बतानी चाहिए और हम नोटिस ही नहीं करते हैं। और एक ये भी बात है, बहुत साल पहले मैं एक टीवी चैनल पे जानवरों और माहौलियात पे ही एक शो करती थी। तो मैं खुद हैरत अंगेज हूँ कि इतने साल गुजर गए और हमें आजकल टीवी पे इस किस्म की चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। तो मैं एक बात कहना चाहती थी, मिसाल के तौर पे मेरे फिल्म में एक मखलूक है, तो उसका नाम है बबलर क्रैब अंग्रेजी में। तो वो लिटरली इतना सा होता है, और अगर आप सी व्यू के साहिल पे जाएं, क्लिफ्टन बीच, तो वो आपको नजर आएगा अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें कि आपके पांव तले जमीन में कीचड़ में क्या जानदार चीजें हैं। तो ये एक इतना नन्ही सी जान है और ये बेसिकली जो रेत के छोटे छोटे गोले बनाती है और उनसे न्यूट्रिएंट्स लेती है और वो बॉल्स के शेप में छोड़ दे। तो आप जब साहिल पे जाएंगे और देखेंगे छोटे छोटे गोल बॉल्स, जी, वी कैन सी दैट, हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। ये उनकी निशानी है। तो अगर हम ये उनका घर है, ये उनका हैबिटेट है, और हमें इन्हें भी जीने देना चाहिए। इतनी नन्ही सी जान है। वहां पे जब हम ये गाड़ियां चलाते हैं, ड्यून बगीज, तो हम उनकी घर को एनाइलेट कर देते हैं, उनको कुचल देते हैं। तो हम तो कहते हैं कि गाड़ियां सड़क पे चलाएं और ये जगह महफूज रखें, जैसे दुनिया भर के अंदर होता है। आई मीन कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बनाए गए हैं। कोई ऐसा वाकया था जिसने आपको मजबूर किया ये करने के ऊपर, या आपकी कोई ऐसी रिसर्च थी या पढ़ाई थी जिसके बाद आपने सोचा कि यू शुड वर्क ऑन इट और इसको आप इंटरनेशनली हाईलाइट करें? ऐसा क्या था जिसने आपको इंस्पायर किया टू वर्क ऑन क्लाइमेट चेंज एंड पर्टिकुलरली जंगली हयात के हवाले से? देखिए, हम तो जैसे इस वक्त मैं अपने घर में खिड़की के पास बैठी हूँ और बाहर परिंदे नजर आ रहे हैं और छोटे हनी बीज और ड्रैगन फ्लाई। तो हम अपने घरों में बैठ के भी ये चीजें नोटिस कर सकते हैं कि ये जो शहर है इसमें सिर्फ हम नहीं है, हम अपने को शेयर करते हैं और भी जानदार चीजों के साथ। और हमें चाहिए कि उनके लिए हम भी जगह फराहम करें। तो बस मुझे शौक है फिल्म करने का, और जब हम कभी भी बाहर जाते हैं, क्यों ना पिकनिक के लिए जाए, तो इन चीजों को हम नोट करते हैं। ये जो तो आपको एक्सपेक्टेड था कि आपकी फिल्म को इतना सराहा जाएगा, इतनी मकबूलियत मिलेगी, दैट विल गेट एन अवार्ड? वेल, असल में उसमें जो ये सारी प्यारी सी मखलूक हैं और साहिली जो जिंदगी है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आया। आखिर हम सब एंजॉय करते हैं कि वीकेंड पे बीच चले जाएं। ग्रेट। अच्छा चलें जी मायरा, अच्छा चलें, मैं अब आपकी मौजूद, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है और जिस इंटरेस्ट तभी होता है जब आपके कंसर्न होते हैं किसी चीज़ को लेकर। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप जैसे फिल्म मेकर्स जो कि मैस लेवल पे ओबियसली एक ऑडियंस को हिट कर सकते हैं, वो इस पे काम करें। ये बड़ा ज़रूरी है। इंडिविजुअल सतह पे तो शायद एक एहसास होना अच्छा है ही। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए हमें बीइंग सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि ओवरऑल तो ये पूरे प्लानट का मसला है जो हम कह रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। आपके ख्याल में
में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे इस कल्चर को हम फ़रोग दें कि हम अपने अलावा जो दीगर मखलूक है जानवरों की सूरत में, कीड़ों की सूरत में, हम उनका ख्याल रखें और एक अच्छा एटमॉस्फेयर पैदा करें ज़मीन पर रहने के लिए। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? देखें, अब ऐसा वक्त आया है कि जो ये तब्दीली आ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसके लिए हमारी अपनी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे अतराफ जो कुदरती माहौल है हम उसको भी महफूज रखें। अब आप देखें, कराची इतना बड़ा शहर है, तो एक होता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के, गर्मियां भी ज्यादा बढ़ रही हैं, बारिशें भी ज्यादा हो रही है, हम आजकल देख रहे हैं, आज भी बारिश हो रही है कराची में, तो एक किस्म की तबाही सी आ जाती है। तो अपने शहर को ज्यादा लिवेबल बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पे कंक्रीट कम करें और थोड़े जमीन को रहने दें, तो बारिश का पानी भी जज्ब होगा और दरख्तों के लिए भी बेहतर होगा। और ये भी बहुत जरूरी है कि हमें सायादार जो नेटिव ट्रीज हैं, हमें उनकी अशद जरूरत है इस शहर में। और हमने कई परिंदों को भी भगा दिया है क्योंकि हमने उनके पसंद के क्योंकि वो एनवायरनमेंट ही उनको नहीं मिलता, तो वो परिंदे फिर खा रहेंगे। मेरे ख्याल में अगर स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर बच्चों में न सिर्फ अवेयरनेस लेके आई जाए, बल्कि हर बच्चे की जिम्मेदारी अगर लगा दी जाए कि वो अपने हिस्से का एक पौधा लगाए और लुक आफ्टर करे उसको फॉर हिज एंटायर लाइफ, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा चेंज आ सकता है। आपने बहुत अच्छे मौजू पे काम किया माहिरा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड कीप अप योर गुड वर्क। इंशाल्लाह आपसे बात करते रहेंगे और आपको दोबारा भी मुलाकात के लिए बुलाते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त माहिरा उमर मौजूद थी, जिन्होंने स्पेशल मेंशन अवार्ड अपने नाम किया 5th फिल्म फेस्टिवल। आई होप आपको गुफ्तगू अच्छी लगी होगी। हम एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। अब आपके और मेरे सबसे क्या कहना चाहिए कंसर्न टॉपिक की बात कर लेते हैं, वो है आटा और रोटी, जिसके लिए आप और हम हर वक्त कोशिश रहते हैं। इस वक्त हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया कि आवाम को कुछ रिलीफ दिया जाए और उनके मुताबिक जो 100 ग्राम की रोटी है वो 16 रुपये, जबकि 120 ग्राम का जो नान है वो 20 रुपये में मुयसर होना चाहिए। और ये इकदाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो कीमतें हैं दे आर स्काई हाई। 20 रुपये की रोटी, 30 रुपये का नान मार्केट में बिक रहा था। कल हमें सीएम पंजाब ग्राउंड के ऊपर भी नजर आई, मरियम नवाज साहिबा। अच्छा जैसे था, एक कंसर्न नजर आता है, आना चाहिए, कम से कम नजर आना चाहिए सियासी रहनुमाओं को यहाँ पे। और दूसरी जानिब खबरें ये आ रही हैं कि शायद उस कीमत को इंडोर्स नहीं कर रही जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है तमाम तंदूर वालों की और नान वालों की। इस पर हमने कहा जरा ग्राउंड रियलिटी चेक ले लेते हैं क्या है। तो हमारे साथ दोनों अहम से हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। अफजाल तालिब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, विसाल यूसुफजई हमें पेशावर से ज्वाइन करें। दोनों से जरा तफसीलात ले लेते हैं। अफजाल, सबसे पहले हमें जरा पेशावर की, विसाल हमें सूरत हाल बताइए। विसाल यूसुफजई, पेशावर में क्या सूरत हाल है? क्या रोटी महंगी ही मिल रही है और क्या ये जो इन्फोर्समेंट का अमल है ये हो रहा है, कुछ असर हुआ है इसका? जी इमरान, शुक्रिया। यकीन पंजाब हुकूमत के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी ऐलान किया है कि जो रोटी है उसकी कीमत में 15 रुपये, 120 ग्राम की रोटी की कीमत 15 रुपये, इसी तरह 200 ग्राम रोटी की कीमत जो है वो 30 रुपये करने का ऐलान किया है। अगरचे ये ऐलान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किया है, लेकिन अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। जो सूबाई हुकूमत है और जो फूड डिपार्टमेंट है, जो कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उन्होंने नानबाई एसोसिएशन से मुज़ाकरात कल किए हैं और इस पर जो नानबाई एसोसिएशन के सदर है उनका कहना था कि हुकूमत के साथ हम मुत्तफ़िक़ है कि जुमरात के दिन से 2 दिन बाद ये जो ऐलान है इस पर अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये मशरूत किया है कि अगर आटे की कीमत जो अभी सस्ता आटा हो गया है, तो अगर आटे की कीमत यही रही तो हम कीमतें सस्ती करेंगे। बाकी अगर आटे की कीमत ज़्यादा हो गई तो फिर उसके बाद हम जो नान की कीमत है, रोटी की कीमत है, वो ज़्यादा करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। अफजाल, आपके पास क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? लाहौर में तो हुकूमत और हुकूमती मशीनरी हमें एक्टिव नज़र आती है, लेकिन क्या वो लागू कर पा रही है वो कीमत जो हुकूमत चाहती है आवाम के लिए? हाँ जी, बिल्कुल इमरान साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जो है वो सोच पॉजिटिव ही है, नज़र आ रही है और देखने में भी है कि लोगों को रिलीफ मिल सके। लेकिन सूरत यहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि साबका दौर में जो भी हुकूमत फैसला करती थी वो कम से कम उसके मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स और शोबों को या कारोबार करने वालों को इत्मीनान में लिया करती थी। इस दफ़ा ये हुआ कि उन्होंने सब आर्डर जारी किए और काम शुरू कर दिया। लेकिन लाहौर में इस वक्त ये सूरत ये है, कल जो 100 के करीब तंदूर मालकान या मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया। आज भी सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी भी मैं जिस तंदूर में मैं
मैं खड़ा हूँ यहाँ पे 20 रुपए की रोटी और 30 रुपए का नान बिक रहा है। अच्छा। और मैंने जब उनसे जो दादो शुमार जो इकट्ठे किए हैं उसके मुताबिक गवर्नमेंट का फैसला किसी हद तक रोटी के मामले में ठीक ही नजर आता है। उसकी वजह यह कि पहले जो 20 किलो थैले का आटा वो 29 रुपए में मिला करता था और एक थैले में से 20 किलो थैले में से 250 रोटियां बनती हैं, तो उसका हिसाब किया तो 5-6 हज़ार बनता है। अभी गवर्नमेंट ने जो है वो तो 2900 से कम करके आटे की कीमत 2300 कर दिया, तो 600 रुपए कम किया। उसके तनासब से 20 उसकी तनासब से जो है ऑलमोस्ट 400 रुपया जो है 600 रुपया कम किया। उसके तनासब से रोटी की कीमत बाकी जो 1600 बनती है और तंदूर मालिकों को देनी चाहिए, क्योंकि अगर 2900 में ये चीजें दे रहे थे अब 2300 में क्यों नहीं दे रहे, तो इसलिए उन्हें देना चाहिए। यानी कि एक फाइन आटा 20 किलो के का जो वो कहना चाहिए थैला है उसमें से 100% मुनाफा ऑलरेडी बन रहा था, लेकिन मजीद उसमें 600 कमी हो गई। नहीं, वो चूंकि ऑब्वियसली अब उन्होंने जो 250 रोटी बनती है उसमें से 20 किलो में से, तो वो बेच लेते हैं 20 रुपए किलो। तो जब 20 रुपए की रोटी बेचते हैं तो उस तनासब से उन्होंने आटे की कीमत जो है 6 रुपए कम करते हुए 2300 रुपए कर दिया। तो 600 रुपए कम हो गया आटे का थैले में से, तो लिहाजा वो अब वो रोटी जो है वो 16 रुपए में बेच सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि उसी कीमत पे बिक रही है अगर अफजाल, तो फिर इंडोर्स कैसे होगा जी, आवाम तक कैसे रिलीफ पहुंचेगा? इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? बस ये एक यही सवालिया निशान है जो इसलिए इंतजामिया और खासतौर पर चीफ मिनिस्टर ने दी है कि वो किस अंदाज से इस पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं। दूसरी तरफ फाइन आटे की कीमत है, फाइन आटा की कीमत तकरीबन 12,000 रुपये के 2 मन का आटा बिकता है, उसमें हुकूमत ने सिर्फ जो है वो 800 रुपये कम किया है। यूं कह लें कि 20 किलो फाइन आटे में से 200 रुपये कम किए हैं। ठीक है, तो उसूली तौर पे आप ये कह रहे हैं कि ये बनता है। ठीक है विशाल, जल्दी से जरा आप भी हमें बता दें, ये जो आटे की कीमत के हवाले से बड़ा मुफस्सिल तरीके से हमें अफजाल ने अपडेट किया, क्या यहाँ पे भी आटे की कीमतों में कुछ कमी हुई है और होती नजर आती है और फिर उसका असर आवाम तक पहुंचता नजर आता है पेशावर में? यहाँ पर पेशावर में भी आटे की कीमत कम हुई है। जो तकरीबन 3000 का जो बोरी मिलती थी अभी वो 2200 की और 2400 पे आ गई है। तो यही जो नानबाई एसोसिएशन है उनका भी यही कहना है कि आटे की अगर ये कीमत रही तो हम जो हुकूमत ने ऐलान किया है उस पर अमल दरामद करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। विशाल यूसुफजई फ्रॉम पेशावर एंड अफजाल तालिब साहब फ्रॉम लाहौर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें डिटेल से आगाह किया। दोनों नुमाइंदगान का ये कहना है कि ये फैसला हुकूमत का अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन में मसाइल और चैलेंजेस हैं, आवाम को भी उस रेट पे नहीं मिल रही रोटी जिस पे मिलनी चाहिए, और बड़ी अच्छी एक इक्वेशन भी हमें बताई वैसे अफजाल ने, उसके मुताबिक तो ये रेट ठीक है जो हुकूमत कह रही है। इस पर हम बात करते रहेंगे। टॉप ऑफ द आवर ब्रेक है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस उम्मीद के साथ कि हमारे साथ आप मौजूद हैं और एक्सप्रेसो देख रहे हैं। हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं खासतौर पे नॉर्दर्न एरियाज, उनकी एक सौगात है जिसे सलाजीत कहा जाता है। अब जब सलाजीत का जिक्र आता है तो बहुत सारे लोगों के जहन में मुख्तलिफ किस्म की गलत फहमियाँ भी आती हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजीज आती हैं जो आमतौर पर ये जो मज़ारी टाइप के लोग होते हैं जिसके बारे में मशहूर करते हैं उसको टोटली जोड़ दिया जाता है आपकी सेक्शुअल हेल्थ से या इस तरह की बातें। तो दीज आर द मिसकंसेप्शंस। सलाजीत एक्चुअली है क्या, ये हासिल कैसे होती है और फिर इसके फ़वाइद क्या हैं? आज बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू इस पे वकार अहमद मलिक साहब सफ़र शर्त में कर रहे हैं। देखते हैं कि वो आज किन हक़ाइक़ से पर्दा उठा रहे हैं, दिखाते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकार अहमद और पहाड़ों से कहानियाँ लेकर आता हूँ, और पहाड़ों की बहुत ही खूबसूरत कहानियों में एक कहानी जो है वो सलाजीत के हवाले से है। सलाजीत जो है इसके हवाले से बहुत सारी मिसकंसेप्शंस, गलतफहमियाँ, ये चीज़ें जो है वो जन्म लेती रही। सबसे बड़ी तजस्सुस तो यही होता था कि ये सलाजीत बुनियादी तौर पे है क्या और कहाँ से निकलती है, और उसके बाद इसकी जो इस्तेमाल है, और इस हवाले से बहुत सारी जो है वो मिथ्स हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। हकीकत क्या है ये हम जानेंगे करीम साहब से, जो कि सलाजीत के हवाले से सबसे बड़ा नाम इस हवाले से है कि जो प्योरिटी है, जो खालिसपन है, पूरा जो उसका एक साइंटिफिक मामला है, उसके हवाले से बहुत ही मोतबर और बहुत ही काबिल एहतराम नाम। करीम साहब बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि एक जो बुनियादी सवाल, जब भी मैं गिलगित बल्तिस्तान आता था तो मेरे अंदर एक तजस्सुस होता था कि ये बुनियादी तौर पर पत्थर है या ये कोई मिनरल्स हैं, ये है क्या। बल्कि मैंने यहाँ तक सुना शुरू में कि ये कोई जानवर जो होते हैं, परिंदे, उनका कोई मतलब होता है, कोई इस तरह की चीज़ वेस्ट है। हाँ, क्या है सलाजीत? सर ये सलाजीत जो है इसके ऊपर हज़ारों साल पुरानी चीज़ है, ये आप सही कह रहे हैं। हम भी यहाँ पर एक परिंदा होता है, ये फ्लाइंग ग्लाइडर की तरह एक उड़ता है, ये 200-300 मीटर तक। उसका नाम ही, ये सलाजीत का नाम ही अपने ब्रुशेस की ज़बान में बदा नागे कहते हैं। अच्छा। ये बदा उस परिंदे को कहते हैं जो इस सलाजीत के माइन में होता है।
तो सलाजीत के माइन में वो उसका खुराक है ये, तो 100-200 मीटर तक ये उड़ता है, फिर चमड़े के पर होते हैं गोल गोल ऐसा उड़ता है, तो उसका फुजला है कहते थे यहाँ पर भी, लेकिन बुनियादी तौर पे खुराक थी उसकी, बुनियादी तौर पे उसको खुराक थी। लेकिन क्योंकि वो लोग उसको परिंदे को वहाँ देखते थे तो उनको फिर ये शायद ये उसके ऊपर बिक भी लगता था। तो हर सलाजीत में, चाहे इसमें ये पूरा सेंट्रल एशिया में निकलता है, सलाजीत का जिधर माइन हो वो परिंदा वहाँ पर मौजूद होता है क्योंकि उसका खुराक है। ठीक है, ठीक है। तो ये लिक्विड शेप में निकलता है, लेकिन लिक्विड शेप में निकल के ये जब शुरू में निकलता है तो वो कड़वा नहीं होता है, बिल्कुल एक खुबानी के रेड गूंद की तरह टेस्ट, बिल्कुल सेम टू सेम टेस्ट वही होता है। तो उसका पावर भी इतना नहीं होता है, लेकिन जब ये निकलने के बाद तकरीबन 10-15 दिन या 1 महीना 2 महीना लगता है, हवा लगता है, तो ये बिल्कुल हार्ड होता जाता है। ऊपर से टपकता है, टपक के ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा डली बनता है। लेकिन बुनियादी तौर पे हम इसको कहेंगे क्या, यानी ये क्या चीज़ निकल हाँ, ये इसके अंदर जो जहाँ पर जुनिपर ट्री है होता है, और दूसरा जुनिपर ट्री के क्लाइमेट के मुताबिक जो भी जड़ी बूटियाँ होती है, जो प्लांट्स होते हैं, उस प्लांट्स रूट्स के ज़रिए जो है ये मिनरल जो है एक जगह पर निकल आता है। तो वो उसके नीचे ऊपर जंगल होना लाजमी है। ये जुनिपर ट्री के साथ ये जो जंगल होता है या दरख्त होते हैं या प्लांट्स होते हैं, उसके रूट्स जो सड़ जाते हैं, 8-10 साल 15 साल भी लगता है इसमें रूट्स के अंदर जाके, पहाड़ का अंदर जाके जाता रहता, फिर एक जगह पर ये निकलता है। वो जड़ी बूटियाँ जो है इसके ज़रिए, ये रूट्स के ज़रिए नीचे ये पहाड़ का अंदर जाता रहता है, फिर वो मिनरल जो है वो निकलता है बाहर, वो नीचे। जो मेरे ज़हन में शक्ल आ रही है ना, वही आ रही है कि जुनिपर का जो जंगल है, अब एक जगह पे जंगल होगा, ये कोई मैदान होगा, हाँ। अब उसके नीचे से वो जो रसाव है, हाँ। जो है वो जहाँ से निकलेगा तो वो मैदान नहीं होगा, बल्कि आगे फिर वर्टिकल होगा। वो हाँ बिल्कुल, वो खतरनाक जगह पे निकलता है। अब इसलिए ये कहते हैं कि ये जो हमेशा मुश्किल तरीन जगहों पे होता है, बहुत मुश्किल तरीन जगह पर होता है, क्योंकि वो वर्टिकल होता है, और आपने वो रॉक क्लाइंबिंग के वो रस्सी के जरिए हम जाना होता है। ये तकरीबन मैंने 15 साल मैंने खुद निकाला है, 85 से लेके 2000 तक। तो ये बहुत ही मुश्किल जगह पर होता है। जो भी एक्सपर्ट लोग कहते हैं, एक जापानीज डॉक्टर था, वो कहता था कि भाई ये इजी जगह पर क्यों नहीं निकलता है, ये खतरनाक जगह पे क्यों निकलता है, ये मेरे भी समझ में नहीं आता है। ये पूरा रशिया, चाइना, इंडिया, नेपाल, यहाँ पर हर जगह एक जैसा ही है, एक ही जगह एक जैसे खतरनाक जगह पे निकलता है। तो इसको रस्सियों के जरिए हमें जाना होता है। पूरा रॉक क्लाइंबिंग के पूरा इक्विपमेंट्स चाहिए होता है, पूरा सेफ्टी बेल्ट वगैरह। फिर आपने रॉक क्लाइंबिंग बस आपकी इनेट थी या आपने सीखी, क्या किया आपने? यानी आपने नहीं, हमारी पूरे इक्विपमेंट्स भी नहीं थे। इसी तरह रस्सी को हम बांध के, वो बहुत ही रिस्की था, तो इसी तरह बांध के हम जाते थे। तो बाद में ये इक्विपमेंट्स वगैरह सारा जो है सेफ्टी बेल्ट वगैरह बाद में आ गए, तो फिर हमने वो पूरा ले लिया, रस्सी ले लिया, अच्छा जो क्लाइंब करते हैं वो रस्सी जो अच्छा वाला। अच्छा, इसकी जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, ये इसके वाले से हम बाद में बात करेंगे कि इसके अंदर क्या है, लेकिन अभी एक मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि आप इतनी मुश्किल से क्लाइंब करके गए, फिर आपको वहाँ से मिली सलाजीत, वहाँ से आपने ले ली। अब बुनियादी तौर पे तो वो सलाजीत का सोर्स है ना, वहाँ से तो सलाजीत बरामद हो रही है। जी जी जी। जब आपने उस क्वांटिटी में, जो भी वहाँ पे क्वांटिटी आपने उठा ली, अब कितने अरसे के बाद दोबारा जाएंगे तो फिर वो दोबारा वहाँ? हाँ, ये बात, ये मैं दोबारा माइन में गया हूँ, हमने निकाला भी है। तकरीबन 10 साल के बाद वहाँ पर निकलता है जो नया माइन। अच्छा, आपने एक दफ़ा ले लिया, फिर 10 साल 10 साल के बाद फिर ये निकलता है उसी जगह पर। बाकी कुछ जगहों पे ये नहीं निकलता है, कुछ जगहों पे निकलता है। हम गए हैं, जब पहले हमने निकाला था कुछ जगहों पे निकला था, हमने फिर पिक किया 10 साल के बाद। फिर उसके बाद फिर जब पिछले साल में गया था तो वहाँ पर दोबारा से नहीं था, शायद किसी ने उठा लिया हो या पता नहीं, वो नहीं निकला जो नया माइन था। मैंने 2 दफ़ा एक जगह से मैंने पिक किया था। करीब सब सर्वे कौन करता है? यानी अब आप यहाँ बैठे हैं, क्या पता है कि सलाजीत कहाँ होगी?
हाँ, ये सिखाने के लिए मैं लड़कों को भी लेके जाता हूँ। ये नया लड़के हो, उनको पता नहीं होता है, जो इसके मखसूस एक्सपर्ट लोग होते हैं। ठीक है। तो वो एक्सपर्ट लोग जो है दूरबीन से नीचे से देखते हैं, यहाँ से नीचे यहाँ से ऊपर देखते हैं, दूरबीन से देख के हमें शक पड़ता है कि यहाँ पर सलाजीत है, और ऊपर जंगल को देखना पड़ता है कि यहाँ पर जंगल है या नहीं है, जूनिपर ट्री या ऊपर जंगल या जड़ी बूटियाँ ऐसी वो प्लांट्स हैं या नहीं है। फिर वहाँ पर जाके फिर नज़दीक जाके वहाँ जगह जब हम मुंतखब करते हैं तो फिर ऊपर वाली जगह पर या इजी रास्ता कहाँ पर है तो वो जो है हम वो जगह सेलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ से हम रस्सी के ज़रिए हम जाके उस जगह पर जाने। अभी तो खैर जदीद आ गया, आप रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, फिर वहाँ से जाते हैं, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई जिससे आप सलाजीत साफ़ करते हैं वगैरह। अब बुनियादी तौर पे तो ये था कि ये परिंदे की खुराक है। और अब आपने 80s में या 70s की अगर आपको कोई याददाश्त हो तो उससे पीछे सलाजीत का इंसान का जो इस्तेमाल है, इंसान उसको इस्तेमाल करना, आप उससे पीछे भी होता था या इसके पीछे कोई हिस्ट्री, कोई आप थोड़ा सा आइडिया हो अपने इस खित्ते के बारे में, हुंजा के बारे में? हुंजा के बारे में ये पहले तो इतनी सलाजीत की ये डिमांड नहीं था, तो हर जगह पर ये मौजूद था। यहाँ पर जैसा लेकिन आपके अब्बा जानते थे कि इसको खाना है? हाँ, जानते थे, दवाई के तौर पे। ओके, सैकड़ों साल पुरानी है। अच्छा, सैकड़ों साल? हाँ, सैकड़ों साल पुरानी है। कभी वो पत्थर की फॉर्म में पड़ी होती है, कभी वो लिक्विड की फॉर्म में पड़ी होती है। जी। और इसका जो सफाई का भी मामला है वो काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये आप ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि हर जगह पे अभी तो गिलगित में हर जगह पे दुकान है। हाँ, ये मेन चीज़ जो है ये बनाने वाले के ऊपर डिपेंड है। ये जो किस तरह रॉ मटेरियल से किस तरह प्योरीफाई करके किस तरीके से इस स्टेज में लाते हैं कि भाई खाने के स्टेज में जब लाते हैं तो आदमी के ऊपर डिपेंड है। ये सलाजीत जो है कोई माचिस की तीली से जलाते हैं, कोई तार बनाते हैं, या इस तरीके से पता नहीं चलता है। ये लैब टेस्ट से पता चलता है कि इसके अंदर कितनी मिनरल्स है। ठीक है। इसके अंदर कितनी मिनरल्स है तो ये इसमें पता चलता है। इस पे हम तफसील से बात करेंगे। पहाड़ों की इन कहानियों के हवाले से मैं ये कहूँ कि जो सलाजीत है वो बाकायदा एक मिथ थी और बाकायदा लोग जो हैं वो पूछते थे कि ये कहाँ से आती है। चलें, आज एक दो चीज़ें तुम्हारी हल हो गई कि बुनियादी तौर पे वो जो गलतफहमी जिसने जन्म लिया वो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हकीकत तो परिंदे के साथ थी। तभी लोगों ने कहा कि वो परिंदे का फुजला है, गो कि उसकी वो खुराक थी। तो चले, अब ये तो चीज़ क्लियर हो गई और ये भी आइडिया होगा कि ये किस चीज़ की बुनियादी तौर पे पैदावार है, कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है। अगले सेगमेंट में हम इस पे बात करेंगे कि इसके इस्तेमाल क्या है और इसके अंदर अगर कोई मिनरल्स हैं तो किस टाइप के मिनरल्स हैं, फिर इसकी सफाई का जो मामला है वो कितना पेचीदा है और मतलब किस हद तक हम ट्रस्ट कर सकते हैं, या इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हों। इस पे बात करेंगे करीम साहब से नेक्स्ट सेगमेंट। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब एक बार फिर एक और बड़ा अहम मौजू है। एक्सप्रेसो ना एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी होती है, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और इस वक्त जिस इंग्रेडिएंट की हम बात करें वो है क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स। गुज़िश्ता रोज़ आपको मालूम है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर एक ट्रेनिंग सेशन हुआ। पाकिस्तानी बैटर्स ने इस मौके पर दिल खोलकर स्ट्रोक्स भी खेले। स्पिनर्स जो हैं वो अपनी लाइन लेंथ पे काम कर रहे हैं। मेहमान क्रिकेटर्स जो कि न्यूजीलैंड से टीम आई हुई है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान आ चुकी है, वो भी अपनी ट्रेनिंग सेशंस को लेकर काम जारी रखे हुए। लेकिन इस हवाले से हमारे पास रिपोर्ट नहीं, हमारे पास एक और बड़ी ज़बरदस्त एक अपडेट है, उसको कह लीजिए एक स्मॉल इंटरव्यू, एक पैकेज है जो हमने आपको दिखाना है। हमारे साथ इस वक्त हमारे रिपोर्टर यूसुफ अंजुम साहब मौजूद हैं और वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ साबिक टीम डायरेक्टर हमारे ज़बरदस्त ओपनिंग बैटर टॉप ऑर्डर बैटर मोहम्मद हफीज़ साहब मौजूद हैं और वो कुछ टीम की टेक्निकल साइड को डिस्कस कर रहे हैं और कुछ खामियों और खूबियों पे खास तौर पे जो कैप्टन के हवाले से बातें बाबर आजम के हवाले से वो भी हो रही हैं। तो हम ज़रा वहाँ पे चलते हैं और उनसे जानते हैं। जी यूसुफ अंजुम, क्या है आपके पास? शुक्रिया इमरान। पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से जब भी बात होती है तो मोहम्मद हफीज़ का नाम जहन में आता है कि उनसे बेहतर पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई नहीं समझता। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हफीज़, जिनसे आज पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। कैसे देखते हैं कि अब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है, कहा जा रहा है कि कमज़ोर टीम है जो यहाँ पर आई है। पाकिस्तान के मुकाबले में जब भी वहाँ पर जाता है तो पाकिस्तान एक मजबूत स्क्वाड वहाँ पर लेके जाता है, तो कैसे पूरी इस चीज़ों को देखते हैं? सबसे पहले तो न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे आई और जो टीम वो यहाँ पे लेके आए हैं, मुझे लगता है कि एक फोर्स किस्म का जो टूर है वो ये करने आए हैं। कोई उनके जो 11 से 12 वो प्लेयर जो उनके मेन प्लेयर हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। या तो वो काउंटी सीज़न खेल रहे हैं या वो IPL के अंदर बिजी हैं। तो मुझे लगता है कि ये कमज़ोर टीम उनकी आई है
और ज़्यादा तौर पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेक श्योर करना चाहिए। लास्ट टाइम पे जब न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे ओडीआई क्रिकेट खेलने आई थी, T20 खेलने आई थी, तो उन्होंने अपने बी टीम भेजी थी, जो मुझे लगता है कि बेहतर साइन नहीं है। पीस भाई, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम को गिनी तौर पे कमज़ोर टीम है न्यूजीलैंड की, रोटेशन पॉलिसी अपनानी चाहिए, शहीनशाह अफरीदी हैं जैसे बड़े, उनको रेस्ट करवाया जाए। और आप भी टीम के साथ रहे हैं, आप इस हवाले से क्या देखते हैं कि हमारी टीम के लिए क्या बेहतर है? आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है। देखें, किसी एक प्लेयर के बारे में नहीं, मुझे ओवरऑल लगता है कि जो प्लानिंग है वो यही होनी चाहिए कि जो आपके वो प्लेयर जो अभी इस्टेब्लिश नहीं हुए या जिन लोगों को आपने मुस्तकबिल के लिए तैयार करना है, मैक्सिमम उनको चांस देना चाहिए। लेकिन जो टीम सेलेक्ट हुई है वो एक बड़े नामों की कमज़ोर टीम है, जो मुझे लगता है कि जो सिलेक्शन कमेटी के हवाले से मैं बात करूं कि वो बड़े नाम है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी कमज़ोर सिलेक्शन की है, क्योंकि इस सिलेक्शन के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के तमाम टॉप लेवल के प्लेयर्स जो इस वक्त की फर्स्ट स्ट्रेंथ है उनको सिलेक्ट किया। हालांकि इस टीम के ख़िलाफ़ आपकी जो स्ट्रेंथ है वो 60-40 होनी चाहिए, कि 60% या 70% वो लड़के हों जिन्होंने डेवलप होना है और 30-40% वो हों जो डेवलप हुए हैं। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि वो जो घर में ही बैठे थे उनको भी बुला के जो है उन्होंने अपनी जो फुल स्ट्रेंथ है उसको जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश की है, जो कि मुझे लगता है कि बेहतर साइन नहीं है। ये गलती पहले भी हो चुकी हुई है, ये बार बार हो रही है, दूसरी मरतबा तीसरी मरतबा हो रही है कि हम ऐसी टीम के ख़िलाफ़ जहाँ पे हमें अपने यंगस्टर्स को डेवलप करना है या उनको मज़ीद मौके देने हैं, हम अपने मेन प्लेयर्स को खिला देते हैं और बाद में जब मेजर टूर्नामेंट आता है वहाँ पे हम फंस जाते हैं। वर्ल्ड कप से पहले कप्तान की तब्दीली एक बार फिर की गई, इससे फ़र्क पड़ता है मोराल पे? और देखें, बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनको बड़े अच्छे 3-3.5 साल में उनको मौके मिले, उनको पूरा जो है फुल फ्लेज उनकी सपोर्ट की गई, लेकिन उनको हटाने की कोई वजूहात होंगी जो क्रिकेट बोर्ड ने खुद डिसाइड किया। क्योंकि देखिए, चेयरमैन तो आता और जाता है, ठीक है, ये उसकी सवाबदीद है, लेकिन उसके साथ एक पूरी ब्यूरोक्रेसी है जो साथ बैठी हुई है, जो इसका फ़ैसला लेती है। तो बाबर आजम को एक बहुत सी स्ट्रॉन्ग रीज़न्स थी हटाने की। अब वो दोबारा वापस आए हैं, तो कौन सी चीज़ 2 महीने में किसी दूसरे से गलत होगी और कौन सी चीज़ उन्होंने ठीक कर दी कि वो दोबारा वापस आ गए? क्योंकि जो मसाइल थे वो तो हम सबको नज़र आए कि एक तो डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर रुकी हुई थी जब वो थे कप्तान। बिल्कुल। हमने देखा बेंच स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं थी, एक नसीम शाह सिर्फ इंजर्ड हुए और पता ये लगा कि पाकिस्तान की पूरी टीम टूट गई, बिखर के रह गई। ऐसा ही है, आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल सॉर्टेड नहीं था जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम गई, तो इश्यूज़ आपके पास थे। दूसरा इशू था कि मेजर टूर्नामेंट्स में बाबर की कप्तानी में बड़ी फतूहात नहीं मिल रही थी। यस, हम सेमीफाइनल में पहुँचे, हम मुख्तलिफ इवेंट्स के फाइनल में पहुँचे, लेकिन वो जो मेजर टूर्नामेंट जीतना है वो पिछले 3-3.5 साल के में नहीं आया था, ये भी एक रीज़न थी। फिर बहुत सी जगहों पे ये लगता था कि एक ग्रुप को जो है वो नवाजा जाता है, जो बातें हमने सुनी थ्रू मीडिया, बिल्कुल ऐसा ही है, ये आप भी इसके हैं और बहुत सी चीज़ें हमें भी पता लगी और उनको हटाया गया, उनको रिप्लेस किया गया, उनसे प्रेशर ऑफ किया गया ताकि वो एज ए बैट्समैन बेहतरीन कामयाबियाँ हासिल करें। उनकी कामयाबियाँ पाकिस्तान की कामयाबी है एज ए बैट्समैन, लेकिन अब दोबारा से फिर उनको लेके आने की कोई स्ट्रॉन्ग रीजंस होंगी जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही बता सकता है। मुझे ये लगता है कि ये मुश्किलात पैदा कर सकती हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, और मसला यही आता है कि जब आप किसी को हटाते हैं और किसी को लाते हैं, उसकी जब रीज़न नहीं होती तो वो इंडिकेट करता है कि आप एक पसंद नापसंद की वजह से हटाए गए थे और पसंद नापसंद की वजह से आपको वापस। फीस भाई, आपके साथ भी तो ऐसा ही हुआ, आप एक जामे प्लान लेके आए थे लेकिन फिर अचानक चेयरमैन की तब्दीली हुई और सब कुछ तब्दील हो गया। देखें, ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई भी जो इस पोस्ट के लिए आता है उसको फुल उसको जो है उसका जो टेन्योर है उसको गुजारने देना चाहिए। हुआ ये कि मेरे साथ तो मुझे बुलाया गया, मैंने बड़े ओपनली बात की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कि अगर आपको मेरी इस एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है तो मुझे वो पीरियड मिले जिसमें मैं कुछ डिलीवर कर सकूं। 2 महीने में तो कुछ साइंटिस्ट भी होगा तो शायद वो भी जो है वो डिलीवर ना कर सके, तो मैं तो एक आम सा इंसान हूँ। सुना कुछ वाजबात भी आपके रहते हैं, अभी तक वो भी पे नहीं किए गए। देखें, वो आई होप कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जल्दी आ जाएंगे। मेरा वो इतना बड़ा को मेरा मसला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मुझे 2 माह के बाद चेंज किया गया, ऑब्वियसली दैट हर्ट्स एज ए पाकिस्तानी कि मैं 4 साल के प्लान के लिए आया था, मेरी तमाम प्लानिंग 4 साल के हवाले से थी और उसको 2 माह के अंदर अगर जज किया जाएगा दैट विल बी रियली नॉट गुड। चंद तजावीज़ जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए आपके जहन में जो जिन पर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हम हमेशा कहते हैं कि पॉलिटिक्स को हमने स्पोर्ट्स से दूर करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सबसे पहले जो सरबराह आता है वो पॉलिटिकल वे में आता है और ये सबसे पहले इसको बदलने की ज़रूरत है। जो भी
यहाँ पे आए वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ना आए, सबसे पहले तो ये करें, उसके बाद फिर कोई नई चीज़ आएगी, क्योंकि जब तक ये नहीं हटेगा चेहरे बदलते रहेंगे लेकिन तरीकाकार वही रहेगा। जी इमरान भाई, हफीज़ भाई भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने के लिए तसलसल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई आपका, और बड़ी बड़ी ज़बरदस्त डिटेल्स आपने हमारे सीनियर प्लेयर भी हैं और साबिक डायरेक्टर भी हैं इनके ज़रिए हम तक पहुंचाई। कुछ गिले शिकवे भी थे, कुछ हिदायत और कुछ तजावीज़ भी थी मोहम्मद हफीज़ की बातों में। वी होप कि क्रिकेट बोर्ड इससे सीखे हमारी क्रिकेट अच्छी हो। हमने आप तक पहुँचाया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम को म्यूज़िक का तड़का लगाएंगे। स्टे ट्यून्ड। इथों कदी रावी नंग जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों सान छोड़ ला, जे इथों कदी रावी नंग जावे हो। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलियार कोई नहीं ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया खोल के मैं जख्मां दी थां ते रोर ला, इथों कदी रावी लंघ जावे हो। अमेजिंग, बहुत बहुत खूबसूरत, एक और ताज़ा तरीन फ्रेश आवाज़ आपकी मॉर्निंग को फ्रेश करने के लिए। मौसम भी आजकल अच्छा जा रहा है ना, तो हमने कहा ज़रा ऐसा म्यूज़िक का तड़का होना चाहिए जो आपको मज़ा दे। हमारे साथ गुलाम कंबर मौजूद हैं, ये खूबसूरत नौजवान खूबसूरत आवाज़ के साथ जो अपने फ़न का जादू आपके सामने जगा रहे थे। उनके साथ मोहब्बत अली हैं जो कि गिटार्स में भी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बहुत यंग मैन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाउस लाइफ क्या चल रहा है म्यूज़िक के साथ साथ? म्यूजिक के साथ साथ स्टडी है। अच्छा, और उसके साथ साथ म्यूजिक है। म्यूज़िक तो है, स्टडी ज़्यादा है म्यूज़िक ज़्यादा? समटाइम दोनों सेम अच्छा वे पे होते हैं, और समटाइम सुनने को मिलता है अम्मा अब्बा से कि थोड़ा पढ़ भी लो बेटा। अच्छा, लेकिन बाबा की मम्मा की काफ़ी सपोर्ट है, ठीक है, तो मैनेज कर लेते। आपके ख्याल में आपका सबसे बड़ा फ़ैन कौन है इन दोनों में से? मेरे मम्मा, मेरे बाबा, और स्पेशली मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, मेरे बड़े बाबा तायाबू। तायाबू, अच्छा, तो आपकी असल में बड़ी तगड़ी सपोर्ट है। मोहब्बत, आपको भी सपोर्ट है म्यूजिक के लिए? अच्छा, पढ़ते क्या हैं आप? सबसे पहले हमें ये बताइए। फर्स्ट ईयर में। आप फर्स्ट ईयर में? जी। ओह यार, टू यंग। आप क्या पढ़ते हैं? मैं बीएस पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चले आप मौसीकी की भी जरा बात कर लेते हैं। कब से गाने का शौक है? कब से गा रहे हो? बचपन से ही? मैं तकरीबन 5-6 साल का था, तो बाबा, चाचू, मामू वगैरह सब गेट टुगेदर जब बैठते थे तो मुहर्रमुल हराम के हवाले से कलाम वगैरह की रिहर्सल वगैरह, कसीदे वगैरह पढ़ते थे? हाँ जी, वो करनी उन्होंने। मैंने बैठ जाना उनके साथ, फिर रिहर्सल में पार्टिसिपेट करना, तो फिर ऐसे देखते देखते करते कराते उनकी इंस्पिरेशन मेरी वो बनते गए। फिर उसके बाद जैसे ही मैं स्कूल गया, फिर मैं कॉलेजेस वगैरह में गया, वहाँ पे कोई कंपटीशन होना, नात मुकाबला और मिली नगमा वगैरह, वो मैंने फिर पढ़ना, पार्टिसिपेट करना, इस तरह मेरे अंदर म्यूज़िक डेवलप होता गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में नैम्स नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वाओ, गुड, वेरी गुड। और वहाँ पर ही मैं अभी फिलहाल इसको। बड़े डाढ़े शहर में आप हैं मौसीकी को लेकर, जहाँ पे टैलेंट कूट कूट के भरा है। लाहौर के अंदर, लाहौर तो माशाल्लाह इट्स नर्सरी है टैलेंट की हर लिहाज से। अच्छा, तो कुछ और सुनाइए हमें, कुछ और मैं आपको शफकत अमान सलीम साहब का खमाज सुनाऊंगा। वाओ, माय फेवरेट, जरूर। सावन भी तो जाए पहरवार, सावन भी तो जाए पहरवार, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, सो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आया,
सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। वाह वाह, समटाइम्स बीइंग एन होस्ट अपनी कई भी बातों पे दिल करता है अमल ना हो प्रोग्राम के अंदर। मैंने शो से पहले उनको कहा था कि बस एक अंतरा एक अस्थाई सुनाते जाइएगा ताकि हम थोड़ा ज़्यादा सुन रहे हैं, लेकिन अब जब ये गाना शुरू करते हैं दिल ही नहीं करता ये रुकें, वक्त की मजबूरी है, क्या करें। बहुत अच्छा गा रहे हो माशाल्लाह आप इतनी यंग एज के अंदर। रूटीन में बस ये जो गा लिया या स्पेसिफिकली टाइम निकाल के प्रैक्टिस करते हो आप? स्पेसिफिक टाइम निकाल कर करनी पड़ती है प्रैक्टिस। करते हो आप? रोजाना कितना टाइम देते हो आप इसको? मैक्सिमम 2 से 3 घंटे देने पड़ते हैं। ठीक है, क्या मुश्किल है एक नया आर्टिस्ट होने की हैसियत से? आप समझते हो कि नहीं अच्छी सपोर्ट है, ठीक जा रहे हो, या आपको लगता है नहीं चैलेंजिंग है, बड़ा मुश्किल है आगे पहुंचना? मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने अच्छा आर्टिस्ट बनना है, उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना है, तो आपको अपनी चीजें मैनेज करना आनी चाहिए। ठीक है, मैनेज एज इन कैसे? स्केड्यूल, टाइम टेबल वगैरह? टाइम टेबल के अलावा आपको म्यूजिक को भी प्रॉपर टाइम देना चाहिए, उसके साथ साथ आपको फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, उसके साथ साथ आपको स्टडी को भी कंटिन्यू बिल्कुल सही तरीके से करना चाहिए। क्योंकि कुछ आर्टिस्ट इस तरह के हैं, कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जो म्यूजिक की वजह से जो है कि वो करियर सफर करता है, तो बैलेंस जरूर रखें, तालीम मुकम्मल करें साथ साथ, और फिर अपना आर्ट भी साथ रखें ताकि आपका एक साइड महफूज रहे। आपसे बहुत अच्छा लगा मिलकर, वक्त तकरीबन खत्म हो गया इस सेगमेंट का। मेरी सबसे गुजारिश है भाई आप गुलाम कंबर को ढूंढें सोशल मीडिया पे, इनकी सोशल आईडीज को फॉलो करें, सपोर्ट करें। नई वॉइस है, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन जाते जाते ओबियसली इनको ऐसे नहीं जाने देंगे इस मैसेज के साथ कि आप एक बहुत अच्छा सा दिन गुजारें। हम एक और गाना सुनते हैं और फिर साइन आउट भी करते हैं इसके साथ ही। कमल, लास्ट सॉन्ग इन द एंड। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म